जय जिनेंद्र ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करा था, जिसके अंदर ऐसे 530 कवर्ड है और उसके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम सैम्पलिंग रिस्क से लेकर एंड के टॉपिक्स तक इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब ये वाला पार्ट अपन लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेम CA लविश पूर्वी एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्टिंग द क्लास। कमिंग टू पेज नंबर 7.17 ऑफ द स्टडी मटीरियल, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है, ये आपके मेन 19 में पूछा जा चुका है 4 नंबर में। सैम्पलिंग रिस्क, द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैम्पल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्टेड टू द ऑडिट प्रोसीजर। अगर हम लोग पूरी पॉपुलेशन की, एंटायर पॉपुलेशन की ऑडिट करते, मतलब उसको पूरी डिटेल में चेकिंग करते, तो उसका कंक्लूजन कुछ और निकलता, और जो ऑडिटर ने उस पॉपुलेशन में एक सैंपल निकाल कर उसके ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर जो कंक्लूजन निकाला है वो कुछ और आ रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो वो सैम्पलिंग रिस्क कहलाएगी। वापस हम लोग इस डेफिनेशन को देखेंगे। द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंसिडरेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल से उसने एक ऑडिटर का कंक्लूजन निकाला, मे बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है फ्रॉम द कंक्लूजन, अगर वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर अगर वो सेम ऑडिट प्रोसीजर लगाता। सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू 2 टाइप्स ऑफ एरोनियस कंक्लूजन्स। सैम्पलिंग रिस्क से 2 तरीके के एरोनियस कंक्लूजन्स हो सकते हैं। पहला रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस हो सकता है और दूसरा हो सकता है रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। अब इंस्टीट्यूट में, मतलब पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ज़्यादा खतरनाक है या रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। तो इसको समझने के लिए अपन को पहले दोनों पॉइंट्स का मतलब समझना रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है, इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव दैन दे एक्चुअली आर। अगर ऑडिटर ने सैम्पलिंग करी और वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की सैम्पलिंग कर रहा था, तो ऑडिटर को ये लगा कि कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और असलियत में वो कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे, ठीक है। और या फिर अगर वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर अपने सैम्पलिंग प्रोसीजर्स लगा रहा है, तो दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर क्या लग रहा है ऑडिटर को कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंटिटी के अंदर कोई भी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जबकि असलियत में इनफैक्ट उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑडिटर ने जो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स लगाए थे वो उसके गलत हो गए। द ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन, बिकॉज ऑडिटर मेनली किस कंक्लूजन को ध्यान रखता है ताकि उसकी गलती कम हो। इसी जो फर्स्ट पॉइंट है, इसी कंक्लूजन को ऑडिटर अपने दिमाग में प्राइमरीली कंसर्न रहता है उस पॉइंट से, बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस, क्योंकि इससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस पर असर पड़ता है। एंड है यहाँ पे वर्ड, एंड इज मोर लाइकली टू लीड टू एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, क्योंकि ऑडिटर को लगेगा कि एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स बिल्कुल सही हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के हिसाब से मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर वो ऑडिट ओपिनियन ये दे सकता है कि एंटिटी के अंदर कुछ भी गलती नहीं है और एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि व्हेन इन फैक्ट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये क्या हो गया, ऑडिटर ने क्या करा, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, कि मतलब क्या करा, उसने कंट्रोल्स के ऊपर या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के ऊपर ओवर रिलायंस कर लिया और सैम्पलिंग को लगाते हुए पूरा अपना ओपिनियन दे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये है रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। ऑडिटर सैम्पलिंग से लगा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के थे वो कम इफेक्टिव हैं, या फिर जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हैं तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दिस टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन अफेक्ट्स ऑडिट एफिशिएंसी। इससे ये क्या होएगा, जब ऑडिटर को ऐसा लगेगा कि कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं, तो वो अपने जो एडिशनल वर्क करेगा ताकि वो ये कंक्लूड कर पाए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट असलियत में है या नहीं है। उसने स्टार्टिंग में तो ये किससे चेक करा, सिर्फ सैम्पलिंग से चेक करा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं है, या फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ एरोनियस conclusion affects audit efficiency as it would usually lead to additional work to establish, क्या करने के लिए, establish that initial conclusions जो ऑडिटर ने सैम्पलिंग से निकाले थे वो इनकरेक्ट थे और जो एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो इफेक्टिव हैं, एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स के हिसाब से जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर को लग रहा था सैम्पलिंग के हिसाब से है वो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये अपनी क्या पॉइंट कंप्लीट हुआ, सैम्पलिंग रिस्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। 2 तरीके के रिस्क कवर होगा इसमें, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस और रिस्क ऑफ अंडर रिलायंस। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क, द रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेज एन एरोनियस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटिंग टू सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क के अलावा वो किसी और कारण से एरोनियस कंक्लूजन पर रीच करता है तो उसको हम लोग नॉन सैम्पलिंग रिस्क बोलेंगे।
एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा इसके, ह्यूमन मिस्टेक्स से के कारण उसको नॉन सैम्पलिंग रिस्क हो सकता है, मिस इंटरप्रेटिंग द सैम्पल रिजल्ट्स ये हो सकता है, अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स नॉट अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑडिट का कुछ और था, हमारे को करेक्टनेस देखनी थी अकाउंट्स रिसीवेबल्स की, हम लोग पूरा टोटल चेक करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग और ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का हमारे को एग्जिस्टेंस चेक करना था, लेकिन हम लोगों ने ऑडिट प्रोसीजर्स किसके लगा दिए कि ट्रेड रिसीवेबल्स एक्यूरेट बुक में रिकॉर्ड है या नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क का एग्जाम्पल हो गया, फिर सोर्स हो गया है। ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप 4 पॉइंट्स ढंग से याद कर लीजिएगा, 2 तो आप याद ही रखिएगा इसमें से। नॉन सैम्पलिंग रिस्क कैन नेवर बी मैथमेटिकली मेजर्ड, सैम्पलिंग रिस्क को तो हम लोग हमारे सैम्पलिंग प्रोसीजर्स लगाकर या सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाकर मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉन सैम्पलिंग रिस्क को मैथमेटिकली मेजर नहीं किया जा सकता है। ये एमसीक्यू में या ट्रू एंड करेक्ट के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, परफॉर्म कैसे करोगे आप ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ सैम्पलिंग। द ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सिलेक्टेड, जिसका वो फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स की एक्यूरेसी को चेक करना है तो वो उसके हिसाब से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा और उसको वो सिलेक्ट करके चेक करेगा। इफ़ द ऑडिट प्रोसीजर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिलेक्टेड आइटम, अगर ऑडिटर को लगता है कि ये वाला ऑडिट प्रोसीजर मेरे सिलेक्टेड आइटम के ऊपर नहीं लग सकता है तो ऑडिटर क्या करेगा, शेल परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम, तो फिर उस सिलेक्टेड आइटम की जगह वो किसी और रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर वो प्रोसीजर लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 ट्रेड रिसीवेबल्स थे, 5 के ऊपर तो मैं किसी टॉप 5 के ऊपर लगाना चाहता हूँ, लेकिन उन टॉप 5 में से 3rd नंबर वाले जो ट्रेड रिसीवेबल है उसके ऊपर वो मेरा प्रोसीजर लग नहीं पा रहा है, तो मैं उसकी जगह क्या करूँगा, 6th नंबर वाले के ऊपर वो प्रोसीजर लगाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट आइटम का एग्जाम्पल। इफ़ द ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइंड ऑडिट प्रोसीजर और सूटेबल अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, अगर मैं दूसरे प्रोसीजर्स भी नहीं लगा पा रहा हूँ और जो मैंने सोचा था वो भी नहीं लगा पा रहा हूँ टू अ सिलेक्टेड आइटम, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, द ऑडिटर शैल ट्रीट दैट आइटम एज अ डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोल, तो फिर ऑडिटर उस जो आइटम था उसको एक डेविएशन की तरह कि वो अलग सेपरेट अलग चीज़ हो गई उसकी तरह ट्रीट करेगा फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कंट्रोल इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और उसको अगर वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात है तो उसको वो मिसस्टेटमेंट की तरह डील करेगा। अब ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। एक ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, एन एग्जांपल ऑफ व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स टू अ सिलेक्टेड आइटम इज व्हेन डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू दैट आइटम हैज़ बीन लॉस्ट, अगर उस आइटम का डॉक्यूमेंटेशन लॉस्ट हो चुका है तो ऑडिटर उसके ऊपर अपने पूरा डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगा पाएगा। तो ये उसका एक एग्जांपल हो गया कि ऑडिटर नॉट अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स टू अ सिलेक्टेड आइटम। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट्स। डेविएशंस और मिसस्टेटमेंट्स का नेचर और कॉज क्या होता है। इन एनालाइजिंग द डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड, जो भी सैम्पलिंग से डेविएशंस और मिसस्टेटमेंट्स ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद उसको एनालाइज करेगा, द ऑडिटर में ऑब्जर्व दैट मैनी हैव अ कॉमन फीचर, बहुत सारे डेविएशंस और मिसस्टेटमेंट्स का एक कॉमन फीचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल सब टाइप ऑफ सारे जो मिसस्टेटमेंट्स थे या डेविएशंस थी उन सब के ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं, या फिर वो एक ही जगह के लोकेशन के हैं, या फिर प्रोडक्ट लाइन उनकी सेम है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम सेम है। फॉर एग्जाम्पल एक ही दिन वो सारे के सारे डेविएशंस और मिसस्टेटमेंट्स निकले हैं। इन सर्कमस्टांसेस ऑडिटर को ये लग सकता है कि ऑडिटर को ये लग सकता है क्या उन सबके पास दे ऑल पजेस द कॉमन फीचर, और फिर ऑडिटर क्या करेगा, एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर्स टू दोज आइटम्स। फॉर एग्जांपल अगर एक ही दिन के अंदर गलती आ रही है सैम्पलिंग के अंदर तो वो ऑडिटर उस पूरे दिन के ट्रांजैक्शंस की ऑडिट ट्रेल चेक कर सकता है। ठीक है, इन एडिशन सच डेविएशंस और मिसस्टेटमेंट्स में भी इंटेंशनल, ऑडिटर को ऐसा भी लग सकता है कि ये सारे एक ही दिन लग रहे हैं तो ये इंटेंशनल हो सकते हैं, क्या पता उस दिन कोई कंट्रोल का ब्रीच हुआ हो, एंड में इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये पैराग्राफ बचा हुआ आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स। अब प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स मतलब कि ऑडिटर प्रोजेक्ट करेगा कि जो पॉपुलेशन अवेलेबल है उसके पास जो डाटा अवेलेबल है उसमें मिस स्टेटमेंट के चांसेस क्या है, या फिर वो एक तरीके से कह सकते हैं ब्रॉड व्यू लेगा ऑफ द स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट इन दैट पॉपुलेशन। तो ये आपके आरटीपी में 19 और आरटीपी में 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन टू ऑब्टेन अ ब्रॉड व्यू ऑफ स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है एंड आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन में ये वाला पूरा पैरा देना है। बट द प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशियंट टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। प्रोजेक्ट करना इज एस्टिमेशन करना, तो उससे हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते कि कितना लेवल ऑफ मिस स्टेटमेंट है। तो जब अगर मिस स्टेटमेंट ऑडिटर ने एस्टेब्लिश कर लिया है कि हाँ ये तो मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है इस ट्रांजैक्शन में या फिर अकाउंट बैलेंस में या फिर डिस्क्लोजर में, तो वो उस प्रोजेक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड है, मतलब करेक्ट नहीं हुआ है, तो फिर उस केस में उसे प्रोजेक्शन में कंसीडर करा जाएगा। ये इज इन एडिशन टू द प्रोजेक्शन ऑफ नॉन एनमलेस
एनामलस मिसस्टेटमेंट। उसके बाद जब टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, जो कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का पार्ट होता है। तो जब वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करेगा तो ऑडिटर प्रोजेक्ट करेगा मिस स्टेटमेंट फाउंड इन द सैंपल टू द पॉपुलेशन। मतलब कि जब वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करेगा, मतलब वो वाउचिंग और वेरिफिकेशन परफॉर्म करेगा, तो उसमें भी वो मिस स्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट करेगा जो कि सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट करेगा। वेयर एज अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन इज नेसेसरी सिंस सैंपल डेविएशन रेट इज ऑल्सो द प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल। क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेविएशन को वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि कंट्रोल में कितना डेविएशन होगा, तो यहाँ पर इसलिए ये लिखा है कि जो सैंपल डेविएशन रेट है इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट डेविएशन रेट फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल। ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये आपके ट्रू एंड फॉल्स के अंदर भी पूछा जा सकता है कि ऑडिटर को प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरे चैप्टर में क्या देखा था कि ऑडिट सैम्पलिंग कैसे परफॉर्म होती है, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अब जो ऑडिट सैम्पलिंग का रिजल्ट है उसको इवैल्यूएट करना, तो ऑडिटर इसमें इवैल्यूएट क्या करेगा, सबसे पहला रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल, जो उसने सैंपल लिए हैं और परफॉर्म करी है सैम्पलिंग, उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करेगा। और दूसरा क्या, वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज़ प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन टेस्टेड। मतलब कि जो उसने सैम्पलिंग परफॉर्म करी है, जो कि केवल एक सैंपल पे परफॉर्म करी है, जो रिप्रेजेंट कर रही है पूरी पॉपुलेशन को, तो वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग उसने रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड फॉर द कंक्लूजन प्रोवाइड करा है, किसके रिलेटेड, पॉपुलेशन के रिलेटेड। मतलब हम लोग पॉपुलेशन पे रीजनेबल कंक्लूजन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते इस सैम्पलिंग के बेसिस पे। तो फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड अनएक्सपेक्टेडली हाई सैंपल डेविएशन रेट में लेड टू इंक्रीज इन द असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब कि जब हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो वहाँ पर अगर अनएक्सपेक्टेडली हाई सैंपल डेविएशन रेट है, सैंपल डेविएशन रेट मतलब सैंपल जो हम लोगों ने कंट्रोल्स का लिया था उसमें डेविएशन रेट मतलब कि एक्सपेक्टेड कंट्रोल्स डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम द एक्चुअल कंट्रोल्स, तो इससे क्या हो सकता है, हमारे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, अनलेस कि हम लोग को कोई ऐसा फर्दर ऑडिट एविडेंस मिला है जो कि इसके मतलब कि जो इस रिस्क को कम कर सके। सेम इज़ द केस विद टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में भी जब हम लोग परफॉर्म करेंगे और उसमें हम लोगों को लगता है कि हाई मिस स्टेटमेंट के चांसेस है, किसी सैंपल से ऐसा लगता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर को मान लेगा कि हाँ यहाँ पर मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, लेकिन अगर उसे कोई फर्दर ऑडिट एविडेंस मिला है तो फिर उस केस में हो सकता है कि रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट उस अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर में कम है। तो ये तो हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स का। अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट होते हैं प्लस एनामलस मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी इज द ऑडिटर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। मतलब कि जब वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहा होगा तो उस केस में जो प्रोजेक्ट करते हैं वो मिस स्टेटमेंट को, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स, तो वो ऑडिटर का बेस्ट एस्टिमेट होता है किस चीज़ का, मिस स्टेटमेंट का, जो पॉपुलेशन में हो सकती है। तो जब वो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनामलस मिस स्टेटमेंट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट के लेवल को एक्सीड करते हैं, मतलब कि ये टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का लेवल वो ऑडिटर सेट करता है कि हाँ इतना मिस स्टेटमेंट जो होगा वो टॉलरेबल है, इससे ऊपर का होगा तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर वो प्रोजेक्टेड जो उसने करा है वही उस टॉलरेबल लेवल पे आ गया, इसका मतलब अगर एक्चुअल में ये मिस स्टेटमेंट क्रॉस भी कर सकता है इस टॉलरेबल लेवल को, तो यहाँ पर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो द सैंपल डज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन टेस्टेड। तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा हो गए, तो उस केस का हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि सैंपल जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज़ टू बी टेस्टेड। अब द क्लोजर द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनामलस मिस स्टेटमेंट इज टू टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, द मोर लाइकली दैट एक्चुअल मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन में एक्सीड द टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। क्योंकि जब प्रोजेक्टेड ही मतलब नियरेस्ट आ गए तो एक्चुअल तो एक्सीड भी कर सकते हैं। Same is the case with test of controls. Also, if projected misstatement greater than the auditor expectation of misstatement used to determine the sample size, मतलब कि अगर जो उसने प्रोजेक्ट करे हैं वो उसके जो एक्सपेक्टेड लेवल है एक्सपेक्टेशन ऑफ मिसस्टेटमेंट उसको ही एक्सीड कर रहा है, तो ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क एग्जिस्ट करता है कि एक्चुअल मिस स्टेटमेंट जो हैं वो एक्सीड कर जाएंगे हमारे टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट को। मतलब कि अगर उसका प्रोजेक्शन ही एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहा है तो उस केस में एक्चुअल जो है वो तो टॉलरेबल लिमिट को अपने आप ही एक्सीड कर देगा।
अब उसके बाद नीचे दे रखा है कि इन केस ऑफ ऑडिटर कंक्लूड्स कि जो ऑडिट सैम्पलिंग है वो नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अगर टॉलरेबल से एक्सीड कर जाता है हमारा प्रोजेक्टेड, इसका मतलब एक्चुअल एक्सीड कर जाएगा और यहाँ पर फिर ऑडिटर को लगता है कि अनएक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता फिर तो सैम्पलिंग मेथड। तो अगर ऑडिटर कंक्लूड क्या करता है कि ऑडिट सैम्पलिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन डेट हैज़ टू बी टेस्टेड, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि वो इन्वेस्टिगेट करें इन मिस स्टेटमेंट्स को डेट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द पोटेंशियल फॉर फर्दर मिस स्टेटमेंट, जो मिल गए हैं और फर्दर जिसको लगता है उसको ऑडिटर को कि मिल सकते हैं, और साथ के साथ ही नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करेगा, साथ के साथ ही टेलर फॉर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू अचीव द रीजनेबल रिक्वायर्ड एश्योरेंस, मतलब कि और प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा ताकि वो अपना एश्योरेंस लेवल दे सके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। यहाँ पर अपना टॉपिक यहाँ से तो कंप्लीट हो जाता है। अब अपने ऊपर टॉपिक्स बचे हुए थे सैम्पल डिज़ाइंस और साइज़ वाला, उसको अपन लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले अपन लोग स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब समझते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने अलग से डेफिनेशन दे रखी है। आप लोग पेज नंबर 7.9 पर आ जाइए। स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन, ये आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, जब ऑडिटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन को समझने की कोशिश कर रहा होगा, फ्रॉम विच सैम्पल विल बी ड्रॉन, जिसके अंदर से वो सैम्पल निकालेगा और उसके अपना उस सैम्पल के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, द ऑडिटर में डिटरमाइन दैट स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन टेक्निक इज अप्रोप्रिएट। ऑडिटर को ऐसे लग सकता है कि या तो उसको स्ट्रेटा के हिसाब से पॉपुलेशन को डिवाइड कर देना चाहिए, जैसे अपन लोगों ने कल अपने डिस्कस करा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसके हिसाब से अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दे और उसके ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, या फिर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन कर सकता है, जहाँ पर वो वैल्यू के हिसाब से वेट दे देगा और जो ज़्यादा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होंगे उनको अपना ज़्यादा वेट के हिसाब से उनके ऊपर फुल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा देगा। ऐसे 530 जो है ऑडिट सैम्पलिंग वाला, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है टू द ऑडिटर ऑन द यूज़ ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग टेक्निक्स। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ऑडिट एफिशिएंसी में बी इम्प्रूव्ड इफ द ऑडिटर स्ट्रेटिफाइज अ पॉपुलेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशंस विच हैव एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल हम लोग का एग्जांपल लिया था कि 1 रुपीज़ से लेकर 1 लाख का ट्रांजैक्शन है, तो हम लोग उसको ऐसा कर सकते हैं कि 50,000 रुपीज़ तक के ट्रांजैक्शंस को तो हम लोग 20% चेकिंग करेंगे, 50,000 से 80,000 तक के ट्रांजैक्शंस की हम लोग 50% चेकिंग करेंगे, और 80,000 से ज़्यादा जो भी ट्रांजैक्शंस एक्सीड करेंगे उनके हम लोग फुल 100% चेकिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन का, टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटम एंड देयरफॉर अलाउ सैम्पल साइज टू बी रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क ज़्यादा कहाँ पर हो सकती है, सैम्पलिंग रिस्क ज़्यादा कहाँ हो सकती है, जहाँ पे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया और वहाँ पर कुछ हाई वैल्यू गलती निकल गई तो फिर वहाँ पे सैम्पलिंग रिस्क ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उससे रिड्यूस कर देता है। लाइन देखिए आप लोग, देयरफॉर अलाउ सैम्पल साइज टू बी रिड्यूस्ड विदाउट इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रिस्क। हमने अभी सैम्पलिंग रिस्क ऊपर टॉपिक में स्टार्टिंग इसी क्लास की सैम्पलिंग रिस्क से करी थी, तो सैम्पलिंग रिस्क को बिना बढ़ाए सैम्पल साइज को रिड्यूस कर सकता है ऑडिटर, किसके थ्रू, स्ट्रेटिफिकेशन को यूज़ करके। अब ये जो पर्पल करी हुई लाइनें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जब ऑडिटर टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल ऑडिटर जब वाउचिंग वेरिफिकेशन कर रहा होगा, द पॉपुलेशन इज ऑफन स्ट्रेटिफाइड बाय मॉनिटरी वैल्यू। तो जब ऑडिटर को कर रहा होगा तो वो ऐसा भी कर सकता है, अकाउंट रिसीवेबल्स को मॉनिटरी वैल्यू में हम लोग आसानी से बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस अलाउज ग्रेटर ऑडिट एफर्ट टू बी डायरेक्टेड टू द लार्जर वैल्यू आइटम्स एज दीज आइटम्स में कंटेन द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ओवर स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है कि अकाउंट रिसीवेबल्स या फिर अकाउंट पेबल्स या फिर सेल्स या फिर परचेजेज एंटिटी के अंदर एंटिटी ने ओवर स्टेट कर रखी हो, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए एंटिटी परचेजेस को सेल्स को ओवरस्टेट कर सकती है। सिमिलरली अ पॉपुलेशन में भी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इंडिकेट्स अ हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। अगर ऑडिटर को लग रहा है कि कहीं पे किसी ट्रांजैक्शन के अंदर हायर रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो ऑडिटर उसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई करके उसकी पूरी डिटेल चेकिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल व्हेन टेस्टिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स इन द वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंसेज में भी स्ट्रेटिफाइड बाय एज। जो 3 साल से ज़्यादा वाले अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उनको तो ऑडिटर पूरा डिटेल चेक करेगा, उनके ऊपर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाएगा और बहुत सारे तरीके के प्रोसीजर लगाएगा, और जो अभी रिसेंट वाले हैं या फिर जिनका पेमेंट हो सकता है ऑडिटर को लगता है, उनको वो स्ट्रेटिफाई करके उनके ऊपर सिर्फ 20% चेकिंग कर सकता है। ठीक है, बचा हुआ पैराग्राफ आप रीड कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। वैल्यू वेटेड सिलेक्शन का हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ेंगे।
हैविंग सिलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट्स फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, जो मॉनिटरी यूनिट्स हैं ऑडिटर ने अगर उनको सिलेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस, द ऑडिटर में देन एग्जामिन द पर्टिकुलर आइटम्स, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल बैलेंसेस दैट कंटेन दोज मॉनिटरी यूनिट्स, कि 50 लाख वाले ट्रांजेक्शन किस किस डेटर या फिर क्रेडिटर के अंदर है, उनको वो चेक करेगा और बच्चों के ऊपर सैम्पलिंग ला के ऐसे कर लेगा वो। यहाँ से भी पढ़ लेते हैं अपन लोग। When performing test of details, it may be efficient to identify the sampling unit as the individual monetary units that make up the population. ऑडिटर ऐसा लग सकता है कि 50 लाख से ऊपर वाले ट्रांजेक्शन हैं उनको वैल्यू वेटेड सिलेक्शन करके वैल्यू वेटेड के हिसाब से सिलेक्ट कर ले और उनके ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए। वन बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच फॉर डिफाइनिंग द सैम्पलिंग यूनिट इज दैट ऑडिट एफर्ट इज डायरेक्टेड टू द लार्जर वैल्यू आइटम्स बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन एंड कैन रिजल्ट इन स्मॉलर सैम्पल साइजेज। ऑडिटर का सैम्पल साइज भी स्मॉल हो जाएगा और जो लार्जर वैल्यू ऑफ आइटम्स थे वो भी ऑडिटर आसानी से उनको सिलेक्ट कर सकता है। दिस अप्रोच में बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन एंड इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन सिलेक्टिंग आइटम्स यूजिंग रैंडम सिलेक्शन। अपन लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि रैंडम सिलेक्शन क्या होता है, तो ऑडिटर उसको रैंडम सिलेक्शन के साथ वैल्यू वेटेड को यूज़ करके अपने ऑडिट सिलेक्शन को बहुत अच्छा कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर अपन लोग अपनी क्लास को हॉल्ट पे डालते हैं। ये अपना सैम्पल साइज़ वाला टॉपिक बच गया है। इसके एग्जांपल्स जो हैं फैक्टर्स के, टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाले और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाले इंपॉर्टेंट हैं। और एक अपना ये एक और ऊपर टॉपिक बच गया था कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट येट डन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो एज टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर न्यू वीडियोस। शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स टू स्टडी हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। जय जिनेंद्र।